और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबर दोपहर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कृतिका। विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची इस वक्त जारी की है, जहां अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव में 27 फरवरी को उपचुनाव ये होना है। 2 मार्च को नतीजे आएंगे, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त ये सूची जारी की है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, 27 फरवरी को ये उपचुनाव होना है। अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की विधानसभा के उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सूची जारी की गई है। तो विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां इस वक्त शुरू कर दी हैं और ये सूची भी इस वक्त जारी कर दी गई। आपको बता दें 27 फरवरी को ये उपचुनाव होना है और जिसके बाद में 2 मार्च को नतीजे आएंगे। भारतीय जनता पार्टी भी इस वक्त इस विधानसभा उपचुनाव में की तैयारियों में जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लखनऊ की, जहां यूपी एमएलसी चुनाव के लिए मतगणना इस वक्त लगातार जारी है। यूपी की 5 एमएलसी सीटों के लिए ये मतगणना हो रही है, जहां 2 शिक्षक और 3 स्नातक क्षेत्र की सीटों के लिए ये काउंटिंग चल रही है। 30 जनवरी को 5 सीटों के लिए ये वोटिंग हुई थी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, लखनऊ से एमएलसी चुनाव को लेकर मतगणना इस वक्त लगातार जारी है। 30 जनवरी को 5 सीटों पर मतदान हुआ था ये, जिसके बाद अब आज इस पर नतीजे आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 5 एमएलसी सीटों पर ये मतगणना इस वक्त की जा रही है, जहां 2 शिक्षक 3 स्नातक क्षेत्र की सीटों के लिए ये काउंटिंग इस वक्त चल रही है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रामजी शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। रामजी, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास इसको लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो एमएलसी चुनाव जो चल रहा है उसको लेकर के मतदान तो पहले होता है, लेकिन आज मतगणना होगी, जिसको लेकर के सुबह 8 बजे से ही जो काकादो क्षेत्र में आईटीआई ग्राउंड है वहां पर मतगणना शुरू हुई थी। लेकिन मतगणना शुरू होने में भी आधा घंटा बाकी है। लेकिन इससे पहले क्योंकि जो ईवीएम मशीन से तो उसके मतदान होते नहीं है, ये बैलेट पेपर इसके सारे मतदान हुए थे। ऐसे में सारे जो बंडल है उनको बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। बंडल बनाने का जो कार्य है वो लगभग पूर्ण हो चुका है। तो ये बताया जा रहा है कि 2:30 बजे के आसपास से इस मतगणना शुरू हो जाएगी और 2 घंटे में मतगणना पूरी होने के बाद जो रिजल्ट है वो पेश किया जाएगा। इसके साथ ही 50% जो यहाँ पे जो अधिकारी है उनका साफ तौर पर कहना है, जो मतगणना जब होगी तो 50% मतदान जिसके फेवर में आएगा उसको जीत घोषित कर दिए। और इसके साथ ही मतगणना में किसी तरह की कोई भी अव्यवस्था न हो, कोई आरोप न लगे, ऐसे में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही जो आला अधिकारी है, निर्वाचन अधिकारी है, वो सभी मौके पर मौजूद है। उनकी देख रेख में मतगणना शुरू होगी। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राम जी। तो आपको बता दें कि यूपी एमएलसी चुनाव के लिए मतगणना इस वक्त लगातार जारी है। झांसी में, गोरखपुर में और कानपुर में ये गिनती इस वक्त की जा रही है। यूपी की 5 एमएलसी सीटों के लिए मतगणना जारी है। वहीं गोरखपुर दौरे पर है इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम किया, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के इस जनता दरबार में दूर दूर से फरियादी अपनी फरियाद लेकर के पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समुचित समाधान करने के निर्देश दिए। बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में आयोजित इस जनता दरबार में सीएम योगी ने तकरीबन 300 लोगों की फरियादों को सुना और उनके निराकरण के निर्देश दिए। जनता दरबार के दौरान सीएम योगी ने बच्चों से भी मुलाकात की और उन्हें दुलारा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मासूम बच्चों को चॉकलेट भी दी और उन्हें दुलार करते हुए नजर आए। उन्होंने बारी बारी से हर एक फरियादी की बात को बड़े गौर से सुना और आला अफसरों को तत्काल ही निस्तारण करने के निर्देश दिए।
और लखनऊ से बड़ी खबर, जहां बजट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि कल ही बजट आया है और उसके बाद में अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ बजट पर अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आज कई कार्यक्रम तय हैं। बजट के बाद सीएम योगी आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम योगी आदित्यनाथ बजट के बारे में अपनी राय रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये कार्यक्रम दोपहर 3 बजे का रखा गया है। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे और साथ ही बजट में मिली राहत को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या कुछ खास है बजट को लेकर, वो बात रखेंगे कि कल जिस तरीके से आम बजट रखा गया था सदन में, उसके बाद में उसमें उत्तर प्रदेश के लिए क्या कुछ खास रहा, वो तमाम बातें आज करीब 3 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रखते हुए नजर आएंगे। तो 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। मुख्यमंत्री आवास पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये कार्यक्रम रखा गया है। रामचरितमानस विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिन लोगों का विकास का कोई एजेंडा नहीं है वो व्यर्थ के मुद्दों को उठाकर समाज का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल रामचरितमानस को लेकर हाल ही में जो बयानबाजी इस वक्त लगातार की जा रही है, उसके कुछ अंश को लेकर के जो बयान दिए जा रहे हैं उसका विरोध किया जा रहा है। खासतौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, जो पहले भारतीय जनता पार्टी में ही थे और उसके बाद में विधानसभा चुनाव से पहले वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, उनकी तरफ से रामचरितमानस को लेकर तमाम बातें कही गई। सीधे तौर पर विरोध करते हुए वो नजर आए रामचरितमानस का। उन्होंने ये भी कहा कि इसे बैन कर देना चाहिए। तो अब इसको लेकर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये व्यर्थ के मुद्दे हैं, जिनको विकास के मुद्दे पर बात नहीं करनी होती वो इस तरीके के मुद्दों को उठाकर समाज का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। तो समझ वाली बात है और हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कोई भी शब्द इतना बुद्धि और विवेक तो होना ही चाहिए कि किस भाषा में लिखा गया और उस भाषा का लोकल स्तर पर उसकी परिभाषा किस रूप में परिभाषित की जाती है। अब उस बात की चीज यानी हम लोग जो है उन लोगों को बताने लग जाए जिसको उस भाषा की समझ न हो, तो फिर अनावश्यक रूप से अपना मुंह भी खराब करना है। नारी का मतलब समुद्र है और मैं क्या कर रहा हूं ना, जहां उसकी आवश्यकता पड़ेगी जरूर उसकी व्याख्या करेंगे। नहीं, आपको क्या लगता है कि ये एकदम से ये कैसे ये मुद्दा देखिए आज से नहीं उठ रहा जी यार, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं है, लेकिन जो अभी उठाया गया, देखिए जिन लोगों का विकास का कोई एजेंडा नहीं और निवेश जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को ला करके समाज के माहौल को खराब करने का कुछ प्रयास। ओबीसी पहले भी हिंदू था, आज भी हिंदू है, इसमें कोई संदेह है क्या? मुझे लगता है कि ये सभी चीजों को यानी ये अनावश्यक एक नई बहस को जन्म देने का कोई मतलब नहीं। ये तो समझ वाली बात है। केंद्रीय बजट को राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने गरीब मध्यम वर्ग के हित में बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। हमारे संवाददाता ने राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी से खास बातचीत की। देश का आम बजट पेश हो चुका है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी जी हैं। लगातार मैम देश उम्मीदें कर रहा था कि भारत सरकार, केंद्र सरकार अच्छा बजट लेकर आएगी और बजट पेश भी आज हो गया। आपको क्या लगता है किस तरीके का ये बजट है? ये सर्वश्रेष्ठ बजट है, आम जन से जुड़ा बजट है, शिक्षा से जुड़ा बजट है और हमारे देश को पूर्णतया विकसित करने वाला बजट। सर मैम कई फैसले भी लिए गए, ऐसे भी इस बजट में प्रावधान किया गया कि जो निर्धन कैदी है, जो गरीब है, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि वो अपनी जमानत राशि भी जमा करा पाए, उनकी भी जो मदद है वो करेगी। आपको लगता है कि एक बेहतर कदम? बिल्कुल बेहतर कदम है। हमारे मूलभूत सुविधाओं का अधिकार हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को है और आम जन को सुविधा पहुंचाने के लिए इसमें हर वो संभव प्रयास किया गया है जो इस देश को सशक्त करता है।
मैम 50 नए एयरपोर्ट बनाने की भी बात वित्त मंत्रालय की ओर से की गई है। वित्त मंत्री जब आप आज अपना संबोधन कर रही हैं तो उन्होंने कहा कि 50 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। आपको लगता है कि अब भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जो दुनिया की इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो वो अव्वल स्थान भी जल्द से जल्द अब प्राप्त कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। मेरे देश की अर्थव्यवस्था जिस तेजी से बढ़ रही है, इतनी बड़ी विश्व की महामारी को पार कर हम जिस तरह से आगे बढ़े हैं विश्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का जो स्थान बनाया है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैम रेलवे को भी 2.4 लाख करोड़ का जो बजट है वो दिया गया है। क्या लगता है मैम, जिस तरीके से भारतीय रेलवे में भी वंदे भारत ट्रेन चल रही है, अलग अलग ट्रेनें चल रही है, लगातार विकास हो रहा है जैसा कि आप लोग कह रही हैं, इससे लगता है कि रेलवे में जो बजट मिला है रेलवे को, इससे और भी रफ्तार रेलों को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। अपने रेलवे का जिस तरह से आधुनिकीकरण हो रहा है, निरंतर विकास हो रहा है, उसको और गति मिलेगी और आगामी समय में वो सबको दिखाई देगा। एक आखिरी सवाल रहेगा मैम, आमतौर पर जिस तरीके से बजट पेश होता है तो विपक्ष की भी प्रतिक्रिया आती है। इस बार भी विपक्ष कह रहा है कि चूंकि अब आने वाले दिनों में कई जगहों विधानसभा के चुनाव है और लोकसभा के भी चुनाव है, तो ये चुनावी बजट है कहीं ना कहीं। हमारी सरकार राष्ट्रहित की सरकार है। भारतवर्ष में तो हर वर्ष कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। चुनाव को रख करके न कभी पहले बजट पेश किया गया है, न आज का बजट। तो ये थी हमारे साथ राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हर साल बजट पेश किया जाता है और जनता से के जुड़े हुए हितों से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर बजट पेश होता है ताकि आम जनता को राहत मिल पाए, और इसी को देखते हुए भी ये बजट बनाया गया था। और विपक्ष का काम है राजनीति करना। बिजनेस हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और अगली खबर है अमेठी से, जहां पर रामचरित मानस वाले बयान पर घमासान लगातार जारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अधिवक्ताओं की तरफ से यह प्रदर्शन किया जा रहा है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला भी फूंका गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल में भेजने की मांग इस वक्त प्रदर्शनकारियों की तरफ से की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि रामचरित मानस वाले बयान पर यह घमासान हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अधिवक्ता इस वक्त प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला भी फूंका और जेल भेजने की मांग कर रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म पर कुठाराघात किया है। निश्चित तौर पे पूरे सनातन धर्मी के लिए शर्म की बात है। हम इसकी निंदा करते हैं और इसी निंदा के तहत आज उनका पुतला दहन किया गया है। एक सरकार को जो आज हिंदुत्व के नाम पे, सनातन धर्म के नाम पे प्रदेश से लेकर देश में जन्मोत्कर्ष पे शासन कर रही है, आज पहुंची है। निश्चित तौर पे उस राम की आस्था का आज गाथा जिस रामचरितमानस में दिया गया है उसको जलाया जा रहा है। मेरी सरकार से मांग है उसको तत्काल गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए और इस तरह के जातिवाद धर्मवाद के नाम पे जो एक विष बोया जा रहा है समाज में, उसको हटाया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म। आज का प्रदर्शन बहुत सराहनीय और अच्छा रहा और उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म और हिंदुओं की आस्था का ठेस पहुंचाया है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जो है निंदनीय। अमेठी के बाद अब अगली खबर मेरठ से, जहां पर मासूम की मौत पर परिजनों की तरफ से हंगामा देखने को मिल रहा है। इलाज के दौरान 5 साल के मासूम की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर ही लापरवाही के आरोप लगाए हैं। कंपाउंडर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप परिजनों की तरफ से लगाया जा रहा है। दरअसल मासूम की मौत के बाद अब अस्पताल का जो पूरा स्टाफ है वो फरार है वहां से। मासूम के परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाया। नौचंदी के हापुड़ रोड एपेक्स हॉस्पिटल का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक 5 साल के मासूम की मौत हो गई और परिवार वालों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगाने के कारण बच्चे की मौत हुई है। हालांकि फिलहाल पुलिस वहां मौके पर पहुंची और पूरा मामला शांत कराती हुई पुलिस नजर आई है। जब से ये पूरा मामला गरमाया उसके बाद में अस्पताल का जो स्टाफ है वो जरूर वहां से फरार बताया जा रहा है। और इस दौरान मासूम बच्चे के परिजनों ने तमाम आरोप अस्पताल में डॉक्टर पर, कंपाउंडर पर और प्रशासन, अस्पताल के प्रशासन पर लगाए हैं। मेरी बच्ची को बुखार था और निमोनिया
नहीं आता। कल से यहाँ हॉस्पिटल में थी मैं, अब हमने अभी उसे फीड कराया, इन्होंने इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद लड़की मर गई और सारे भाग गए। पहले गलती थी ना, बच्ची गुजर गई, अब क्या रह गया। मैंने इसे रात 12:30 बजे एडमिट किया था। ट्रीटमेंट दे रहे थे। डॉक्टर का नाम क्या उनका? अक्षय सिंह जी। क्या बताए थे डॉक्टर, कैसे कंडीशन थी? डॉक्टर कह रहे थे, आए थे शाम के टाइम, उनका जी बिल्कुल बच्ची ठीक है, सुबह कमरे में कर देंगे, नॉर्मल है। हाँ, तभी जब बच्ची की जैसे डेथ हुई तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर तो आई नहीं, फोन करा, फोन ही नहीं उठाया। वो स्टाफ ने पहले सेट कर दिया को, क्या आओगे तो पिटोगे। अभी आप क्या चाहते हैं? आपने कंप्लेंट करी थाने में? अभी थाने में गए, पुलिस पे करिए, आए हैं, अब करेंगे, पूरी कंप्लेंट करेंगे। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब जौनपुर की, जहां पर शिक्षा के मंदिर को प्रधानाचार्य ने शर्मसार कर दिया है। स्कूल में शराब के नशे में टल्ली होकर प्रधानाचार्य पहुंचा। नशे में लड़खड़ाते हुए प्रधानाचार्य का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और इस दौरान प्रधानाचार्य ने नशे में छात्रों को अपशब्द भी बोले हैं। शराबी प्रधानाचार्य सही से बात तक नहीं कर पा रहे तो पढ़ाएंगे क्या? आप ये वीडियो देखकर समझ सकते हैं। और अगर प्रधानाचार्य शराबी हैं तो इसका बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? ऐसे गैर जिम्मेदार प्रधानाचार्य पर आखिर कब कार्रवाई होगी? जो वीडियो वायरल हो रहा है वो वीडियो एक बार आपको दिखाते हैं। उच्च होकर उमर वाली की जेपी सर चला ठीक बा, हम काफी फैक्स देते ही फैक्स पढ़ा दे तो क्या हैरान किताब कुल पे आया है। पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता देवेंद्र खरे जुड़ गए हैं। देवेंद्र, देखिए ये वीडियो हम इस वक्त देख पा रहे हैं। ये प्रधानाचार्य, बताइए, शराब पी करके स्कूल पहुंचते हैं। अगर प्रधानाचार्य ऐसे होंगे तो आखिर बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, किसका आपको बता दें कि जो ये पूरा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है प्रधानाचार्य का, किस हिसाब से टल्ली होकर प्रधानाध्यापक बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। जहां एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री लगातार शिक्षा को लेकर और प्राथमिक विद्यालय को लेकर कड़े निर्देश दे रहे हैं और तमाम व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किस हिसाब से यहाँ पर अध्यापक के द्वारा यहाँ पर शराब के नशे में किस तरह से घूम रहे हैं और किस तरह से बच्चों को डांट रहे हैं, धमका रहे हैं, और पूरा स्टाफ से लेकर वहाँ के जो पढ़ रहे हुए छात्र हैं वो भी परेशान हैं। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जहाँ सूबे के मुख्यमंत्री लगातार शिक्षा पर जोर दे रहे हैं कि किस हिसाब से प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय दुरुस्त हो और दुरुस्त हो, लेकिन ऐसे में प्रधानाध्यापक जब इस तरह की हरकत करेगा तो वहाँ के छात्र किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, यह एक बड़ा सवाल उठता है। जी, क्या अभी तक कहीं से कोई कार्रवाई करने की बात कही गई है देवेंद्र? प्रधानाचार्य के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? जी, आपको बता दें, जब से ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है लगातार बीएसए से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीएसए लगातार फोन काट दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इतनी बड़ी हरकत करने के बाद भी अभी तक प्रधानाध्यापक को क्यों बड़ी कार्रवाई नहीं हुई? जब न्यूज इंडिया खबर चला रहा है, अब इसको देखना है कि अब किस तरह से जिलाधिकारी और यहाँ के बीएसए संज्ञान लेते हैं और प्रधानाध्यापक किस तरह से कड़ी कार्रवाई करते हैं, यह बड़ा सवाल उठता है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए देवेंद्र। अगली खबर का रुख कर लेते हैं अंबेडकर नगर से, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता लालजी पटेल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप इस वक्त है। रामचरितमानस को जलाने को लेकर लालजी पटेल बोले थे। तो अंबेडकर नगर में सपा नेता लालजी पटेल के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। वो सनातन धर्म का ग्रंथ कहाँ है? ये ग्रंथ है ही नहीं, ये समाज को बांटने वाली एक पुस्तक है जो ये पिछड़ा और दलित को अपमानित करती है ये पुस्तक। और पिछड़े समाज से मैं अपील करना चाहूंगा, पूरे देश के पिछड़े और दलित समाज से, जिस तरीके से हजारों साल पहले गौतम बुद्ध के विचारों वाली पुस्तक को इन्हीं मनवादियों ने, पुष्पमित्र शुंग के लोगों ने
होलिका दहन के दिन होलिका जलाया था हर गांव में। मैं तो अपील करना चाहूंगा कि पूरे जो पिछड़े दलित हिंदू समाज के लोग हैं, आने वाला जो होलिका का दिन है उस दिन रामचरितमानस जैसे पुस्तकों का होलिका जलाया जाए, तब ये दलित और पिछड़ों का हक और अधिकार मिलेगा। ये तुलसीदास। नेपाल से अयोध्या पहुंची शालिग्राम शिला। अयोध्या में अब शालिग्राम की शिलाओं का भव्य स्वागत आज किया गया। जय श्री राम के जय घोष से पूरी राम नगरी गूंज उठी। नेपाल से अयोध्या शालिग्राम की ये शिलाएं लाई गई हैं। राम सेवकपुरम में शालिग्राम शिलाओं का पूजा अर्चना इस वक्त लगातार जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नेपाल से इन शिलाओं को लाया गया है और जब ये शिलाएं रामनगरी अयोध्या पहुंची तो पूरी राम नगरी राम के जय घोष से गूंज उठी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहां की जो लोग हैं, जो रहवासी हैं, उनमें इन शिलाओं के आने को लेकर कितनी खुशी है, कितना उत्साह ये लोग मना रहे हैं, ये आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। सिद्धार्थनगर में चल रहे महोत्सव के 5वें और आखिरी दिन भोजपुरी नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें भोजपुरी सुपरस्टार और मशहूर गायक पवन सिंह ने अपना प्रोग्राम पेश किया। पवन सिंह ने न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता सद्दाम खान से खास बातचीत भी की है। क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। सिद्धार्थनगर में चल रहे 5 दिवसीय महोत्सव के आखिरी दिन महोत्सव में परफॉर्मेंस करने आए भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह जी हमारे साथ है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर, आपने 11 साल की उम्र से भोजपुरी गाना गाए, आज इस मुकाम पर हैं, क्या कहेंगे अपने सफर के लिए? सर, हमारे चाचा जी हमारे गुरु हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के जरिए हम के जे भी देख रहा बा, भैया, चाचा, माता, बहन, सबके पैर छू के प्रणाम बा। और मैंने अपना संगीत से हम जुड़े 6 साल की ही उम्र से, और काफ़ी मेहनत किया, कर रहा हूँ और आजीवन करना है। हमने मेहनत किया, हमारे ऑडियंस जो हमारे लिए भगवान है, उनका प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, मिल रहा है, मिलेगा। बस मैं जो कुछ भी हूँ अपने ऑडियंस का आशीर्वाद हूँ। सिद्धार्थनगर महोत्सव में आए हैं, बुद्ध की धरती है, क्या कुछ नया करने वाले हैं? ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला, और मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे दुनिया में जहाँ भी मैं जाता हूँ इवेंट करने या शो करने या फिल्म के शूटिंग करने, भोजपुरी भाषा जहाँ भी हमको सुनाई दे देला ना, तो हमके लगेला हम अपने गांव में ही बानी। और ये हमारा नसीब है कि हम यहाँ आए हैं, और गोरखेपुर में हमारे बगल में ही हमारा ननिहाल है, और यहाँ हमारी एक अगली खबर नोएडा से, जहां पर थाना सेक्टर 63 पुलिस की तरफ से छापेमारी की जा रही है। करोड़ों रुपए ठगने वाले गैंग का भांडाफोड़ तो पुलिस की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि कॉल सेंटर गैंग के संचालक सहित 3 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है और उनके पास से लैपटॉप, 5 कंप्यूटर और 15 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू नाम पर ये लोग ठगी करते थे और पुलिस ने इस गिरोह का भांडाफोड़ किया है। गैंग ने देश भर के सैकड़ों लोगों को अपना निशाना बनाया है। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।